कौन कौन लाइव है फटाफट बताओ। और बताओ वॉइस वीडियो क्लियर है या नहीं। ये वीडियो साइमल्टेनियसली आपके ऐप पर भी स्ट्रीम हो रहा है। अगर आप एप्लीकेशन पर देखना चाहते हैं, एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं ये वीडियो। मैं तो बोलूंगा अब सारे बच्चों को एक्सेस मिल चुका है, तो आप एप्लीकेशन पर ही देखना शुरू करें, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ द एप्लीकेशन वर्क्स। कल मैंने बैकअप भी डाल दिया था फर्स्ट क्लास का। आई होप आप लोगों ने वो बैकअप डाउनलोड करके एक बार चेक कर लिया कि दैट बैकअप इज वर्किंग फाइन ऑन योर डिवाइस और नॉट। गुड मॉर्निंग शायन, शीतल, तेजस, सानिया, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाई को और कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट क्लास बंद किया था वहां से। हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पर चर्चा कर रहे थे और लास्ट क्लास बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग साइकिल हमने समझी कि किस तरीके से अकाउंटिंग प्रोसेस चलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग करने से पहले आपको 100% पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन डू अकाउंटिंग प्रॉपरली। ये हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे। अभी तक जो डिस्कस किया एक बार ब्रीफ में रिवाइज करा रहा हूं। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब रखना। ये हिसाब हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि हम अपने स्टेक होल्डर्स को टाइम टू टाइम उनको हिसाब दे सके, उनको इंफॉर्मेशन दे सके, जिसके बेसिस पर वो डिसीजन मेकिंग कर सके कि उनको बिजनेस के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। अकाउंटिंग साइकिल में हमने पढ़ा, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले होता है बिजनेस। बिजनेस में डेली बेसिस पे बहुत सारे होते हैं ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले करते हैं रिकॉर्ड इन जर्नल या सब्सिडरी बुक। उसके बाद हम करते हैं क्लासीफाई इन लेजर। उसके बाद हम करते हैं समराइज बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस से बनता है हमारा फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटर लेवल पे इंस्टीट्यूट हमें चाहता है कि हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइज स्टेज को प्रॉपरली समझे, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें और उनको एग्जीक्यूट करना सीख जाए। इसके बाद होता है एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग टूल्स लाइक रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करके हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो हमारे रिजल्ट्स है वो बेटर हुए या खराब हुए या सेम स्टेटस है। हम लोगों को वो समझने के लिए एनालाइज करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। एनालाइज करके हम इंटरप्रेट करते हैं, हम ये जो भी हमने एनालाइज किया उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं एंड उसको समझ के हम अकॉर्डिंगली प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं एंड अल्टीमेटली वो सारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देते हैं टू दी स्टेक होल्डर्स। ये कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी के लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे थे। इसके बाद हम लोग चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन कर रहे थे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी और बिजनेस के ओनर दो अलग अलग पर्सन हैं। बिजनेस ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन कभी भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर ओनर बिजनेस को कुछ दे रहा है तो ये कैपिटल बोल के अकाउंट फॉर होगा, ओनर बिजनेस से कुछ निकाल रहा है तो उसको ड्रॉइंग्स बोल के अकाउंट फॉर करेंगे। ये बिजनेस का इनकम एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। दिस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल इंट्रोडक्शन और ड्रॉइंग्स मेड बाय द ओनर। सेकेंड था डबल एंट्री सिस्टम। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम हम लोग अकाउंट्स में हमेशा फॉलो करते हैं, सो दैट साइंटिफिकली हम लोग अकाउंट्स को मिला सके। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है द टोटल ऑफ डेबिट्स मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट, अगर आपको हिसाब सही से मिलाना है तो। तीसरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जो बोलता है बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ होती है। फोरसीएबल फ्यूचर में हमको ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि हमको बिजनेस बंद करना पड़ेगा या उसके स्केल ऑफ ऑपरेशन कट डाउन करने पड़ेंगे। फोरसीएबल फ्यूचर में मेरे को लगता है मेरा बिजनेस अच्छी तरीके से चलेगा, इसको बंद करने के कोई आसार मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं।
फिर फोर्थ था पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस का लाइफ हो सकता है इनफाइनाइट, बट मेरे को अपने स्टेक होल्डर को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर देयर डिसीजन मेकिंग। ये टाइम टू टाइम डिसीजन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं पीरियड वाइज, एंड हर पीरियड के एंड में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं पीरियड वाइज, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। जनरली पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इज कंसीडर्ड एज एन अकाउंटिंग पीरियड। वो कुछ भी हो सकता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कोई भी पीरियड। नॉर्मली 12 महीने का आपको अकाउंटिंग पीरियड दिखाई देगा। हम हर अकाउंटिंग पीरियड में नई बुक्स बनाते हैं, उन बुक्स में उस साल के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ईयर एंड होता है, उसके बाद बुक्स को क्लोज करके फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वापस नए बुक्स शुरू करते हैं। इस तरीके से हमारा पीरियड वाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है, सो दैट टाइम टू टाइम हम लोग स्टेक होल्डर को इंफॉर्मेशन दे सके। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो एक बच्चे को हमेशा पता होना चाहिए जब वो अकाउंटिंग कर रहा है। अब अगर इतने कॉन्सेप्ट हमें पता है तो हम अब थोड़ा धीरे 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 करके अकाउंटिंग की तरफ चल सकते हैं। आज का जो पहला मुद्दा ऑफ डिस्कशन है, जो पहला स्कोप ऑफ डिस्कशन है, जो मैं लास्ट क्लास चालू कर रहा था, पॉइंट नंबर 4, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर हमें अकाउंटिंग अच्छे से सीखनी है तो अकाउंट्स में कुछ रेगुलरली यूज होने वाले वर्ड्स, अकाउंट्स में कुछ, बिजनेस में कुछ होने वाले चीजों के बारे में हमें समझना पड़ेगा। अगर हम एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को अच्छे से समझेंगे, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझेंगे, तो हम अकाउंटिंग बड़े आसान तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मेरे को आपके साथ टोटल 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस करने हैं। टोटल 5 एलिमेंट्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहला आता है असेट्स, दूसरा एलिमेंट आता है लायबिलिटीज, तीसरा एलिमेंट आता है इक्विटी, चौथा एलिमेंट आता है इनकम्स, पांचवा एलिमेंट आता है एक्सपेंसेस। जब आप कोई भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, आपको ये एलिमेंट्स बार 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 दिखाई देंगे। हम लोगों को इन एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर हम इन एलिमेंट्स को समझ लेते हैं, इनके अकाउंटिंग के रूल समझ लेते हैं, तो हम बहुत इजी तरीके से हम लोग अकाउंट्स को कर पाएंगे, अकाउंटिंग को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा, हमें इन एलिमेंट्स को समझना है। ये इंडिविजुअल वर्ड एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस होता क्या है, कौन सी चीजें हम इनमें क्लासिफाई करते हैं, फिर हम लोग समझेंगे इनका अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाता है, इनका अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मेरा वर्ड आता है एसेट्स। सबसे पहला वर्ड आता है एसेट। व्हाट इज एन एसेट? आप लोग क्लास 11, 12 फाउंडेशन में अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। आपने ये वर्ड रेगुलर बेसिस पे, रोज आपने अकाउंट्स पे यूज किया है। कोई बच्चा अगर मेरे को बताना चाहे एसेट किसे कहा जाता है, जो भी आप जानते हो एसेट के बारे में, वो शॉर्ट में आप बता सकते हो मेरे को। जो बच्चे गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव बैकअप में कर रहे हैं, प्लीज पार्टिसिपेट। एसेट क्या होता है बोलने की कोशिश करें। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अविनाश भैया सुन थोड़ी रहे हो, तो कंप्यूटर के अंदर है, बट आपको यह समझना होगा अविनाश भैया नहीं सुन रहा है, आपका माइंड सुन रहा है। आपका अगर माइंड सुन रहा है और आप बोलोगे, तो आपके माइंड को हमेशा रजिस्टर रहेगा कि हाँ, मुझे एसेट का मतलब पता है। मेरे मालिक जब भी मेरे से पूछेंगे, मेरे को उनको ये आंसर निकाल कर देना है। तो प्लीज, व्हाट इज एन एसेट? क्या लगता है एक एसेट क्या होता है? आप एग्जाम्पल से भी समझा सकते हो। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है टू एक्सप्लेन व्हाट इज एसेट, तो आप एग्जाम्पल से भी समझा सकते हो एक एसेट क्या होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आयुष गुड मॉर्निंग, शिवम गुड मॉर्निंग। सर, जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो। शिवम बोल रहा है सर, एसेट मतलब कोई भी चीज जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो, करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू देता है बिजनेस को, वो एसेट होता है। करंट
या फ्यूचर बेनिफिट देता है बिजनेस को, वो एसेट होता है। अपूर्व बोल रहा है एसेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ओनर एंड व्हिच हैज फ्यूचर बेनिफिट टू द बिजनेस। सर वेरी गुड अपूर्व, तू फाउंडेशन अच्छे से पढ़ा है, वेरी गुड। सर लैंड बिल्डिंग वगैरह बिजनेस के एसेट होते हैं। शिवम ने एक वर्ड बोला सर, बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो देते हैं वो बिजनेस के एसेट होते हैं। शिवम लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल। बिजनेस के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक। क्या ये स्टॉक बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा? या आप बेचोगे, बेच के पैसा आएगा, बेनिफिट खत्म। क्या ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा? नहीं सर। स्टॉक तो सर ऐसी चीज है जो एक बार बिक गया सो बिक गया, उसके बाद कस्टमर से पैसा आएगा, बात खत्म। आपके पास कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस, क्या कैश बैलेंस आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा? आपने वो कैश यूज किया, बात खत्म। आपके डेटर से, डेटर जिससे आपको पैसा मिलना है, डेटर्स ने आपको पैसा दिया, बात खत्म। जरूरी नहीं है हर एसेट बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। इशिका भी यही बोल रही है, विच गिव्स अ बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। आप लोग बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स की, शिवम के एग्जांपल भी वैसे ही है, लैंड बिल्डिंग मशीन, ये सब फिक्स्ड एसेट होते हैं। फिक्स्ड एसेट तो एसेट का एक क्लासिफिकेशन है, पहले एसेट को समझना है, व्हाट इज एन एसेट। जो अपूर्व ने बोला वो बिल्कुल सही है। अगर एसेट को मैं एकदम सिंपली डिफाइन करूं, एकदम सिंपली, आप शॉर्ट में अगर मेरे साथ लिखना चाहते हो, एसेट्स आर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस owned or controlled, resources owned or controlled by business entity। जिसका आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो बिजनेस एंटिटी इन रिसोर्सेस को ओन करता है या कंट्रोल करता है। फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स are expected to flow to the enterprise या are expected to flow to the entity, जिससे बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकता है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकता है। ऐसा कोई भी रिसोर्स which is owned or controlled by the business entity and which has the potential to provide future economic benefit to the entity is known as its asset। कोई भी ऐसा रिसोर्स, अब एंटिटी के पास अगर स्टॉक पड़ा है, अब ये स्टॉक का एंटिटी क्या करेगा सर? फ्यूचर में बेचेगा, बेचेगा तो पैसा रियलाइज करेगा। सर कैश है एंटिटी के पास, इस कैश से फ्यूचर में हम जाके दूसरे एसेट खरीद सकते हैं, हमारे कोई ऑब्लिगेशन को पे ऑफ कर सकते हैं, हमें ये फ्यूचर बेनिफिट देगा। डेटर से फ्यूचर में हमें कैश रियलाइज होगा, उससे बेनिफिट मिलेगा। मशीनरी है, मशीनरी से हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करेंगे तो वहां से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। यानी कोई भी ऐसा रिसोर्स जो जिसको एंटिटी ओन करती है या कंट्रोल करती है। ओन्ड वर्ड जब हम लोग बोलते हैं तो वो लीगल वर्ड में चला जाता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह में ओनरशिप समझा होगा। ओनरशिप होता है जब रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू समथिंग वो आपका होता है। ओनरशिप जनरली लीगल ओनरशिप के लिए यूज किया जाता है जहां पे आपका लीगल टाइटल है उस पर्टिकुलर एसेट पर। अकाउंट्स बोलता है सिर्फ ओनरशिप जरूरी नहीं है, अगर एक एंटिटी का कंट्रोल है किसी एसेट पर, कंट्रोल मतलब आप जैसे चाहे वैसे उस एसेट को यूज कर सकते हैं, आप दूसरों को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम यूजिंग द एसेट। अगर आपके पास राइट है, आप जैसे चाहे वैसे एसेट को यूज कर सकते हैं, दूसरे को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम यूजिंग द एसेट, तो हम लोग बोलते हैं आपका कंट्रोल है उस एसेट पर। अगर आपका ओनरशिप हो या कंट्रोल हो एसेट पर और ये रिसोर्स आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देने की ताकत रखता है, तब हम लोग उस रिसोर्स को अपना एसेट बोलते हैं, तब हम लोग उस रिसोर्स को अपना एसेट बोलते हैं। अगर मैं एसेट के एग्जांपल लूं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट के एग्जांपल लूं, तो एग्जांपल हो सकते हैं पहला टाइप का लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। दूसरा हो सकता है गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। तीसरा हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स। चौथा हो सकता है स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल सुना होगा, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा।
ये सारे ही हमारे एसेट है, बिकॉज दे हैव पोटेंशियल टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस इन फ्यूचर। वो बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने की ताकत रखते हैं। जरूरी नहीं है वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक आए, बट इनसे बेनिफिट आएगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, इनसे बेनिफिट आएगा। ऐसा कोई भी रिसोर्स जो बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देने की ताकत रखता है, उसको हम लोग अपना एसेट क्लासिफाई करते हैं। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए, और ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए ऐसे लिखे क्योंकि अगर आप इनको सेग्रीगेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल को हम लोग आगे जाके एक स्पेशल कैटेगरी में डाल देंगे, जिनको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स। और ये फिक्स्ड एसेट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। आगे जाकर हम इनका नामकरण करेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। दूसरा हो गया गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, पेटेंट, कॉपीराइट, इनको भी हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। बस ये इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल क्या होता है हम लोग बाद में समझेंगे, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स एक और कैटेगरी है जो कि हम होल्ड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रिटर्न, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्राइस बढ़ेगा तो कमाई होगा। ऐसे अगर हम लोग कोई एसेट होल्ड करते हैं जिससे हमारा उद्देश्य है फ्यूचर में रिटर्न्स कमाना, उसको हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब होते हैं हमारे करेंट एसेट्स। नॉर्मली करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स या करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में क्या फर्क होता है? करेंट एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। इनका बेनिफिट 12 महीने में आएगा, एंजॉय करेंगे, बात खत्म। बट फिक्स्ड एसेट जो होता है उनका बेनिफिट थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। आज खरीदा है तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल में उस एसेट को यूज करके बेनिफिट जनरेट करूंगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। तो ये मेरे एसेट के एग्जाम्पल है और इसको हम अपने एसेट्स बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। अब एसेट का अकाउंटिंग कैसे करते हैं? अगर एसेट की अकाउंटिंग किसी को ब्रीफली समझनी है, एकदम ब्रीफली, तो हम लोग एसेट की अकाउंटिंग करते हैं जब भी कोई ट्रांजैक्शन से बिजनेस में एसेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, तो हम लोग एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, हम लोग एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर किसी ट्रांजैक्शन से डिक्रीज इन एसेट हो रहा है, एसेट गिर रहा है, कम हो रहा है, हम लोग उस एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उस एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन से बिजनेस में एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो एसेट अकाउंट को डेबिट करो, एसेट का वैल्यू कम करना है तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो। अगर आप ये अकाउंटिंग का तरीका सीख लेते हो ना, इससे इजी तरीका अकाउंटिंग करने का कुछ भी नहीं है, अकाउंटिंग करने का कुछ भी नहीं है। हम लोग आगे जाकर सीखेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, मैं वो पढ़ाऊंगा क्योंकि वो आपके इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है, बट हम लोग उसको कभी यूज नहीं करेंगे, हम लोग उसको समझेंगे। अगर कोई एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो एग्जीक्यूट वगैरह कर देंगे, बट हम लोग कभी भी उससे क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनाएंगे, कभी भी उससे प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे। जब भी मुझे जर्नल लेजर वगैरह बनाना होगा, मैं हमेशा यही अप्रोच यूज करूंगा। एसेट में अगर इंक्रीज होता है तो उस एसेट अकाउंट को डेबिट करो, एसेट अगर डिक्रीज होता है तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो। द सिंपलेस्ट रूल हाउ टू अकाउंट फॉर एन एसेट। अगर मैं तेरे को एक एग्जांपल दूं, आराम से सोचना, डबल एंट्री सिस्टम को दिमाग में रखना, हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलू को सोचने की कोशिश करना। अगर मैं तेरे को एक एग्जांपल दूं, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, हमने बिजनेस में एक मशीन परचेज किया है। इस मशीन एन एसेट? यस। फॉर ₹50,000 इन कैश, कैश पेमेंट करके हमने मशीन परचेज किया है, कैश पेमेंट करके हमने मशीन परचेज किया है। मेरे को अच्छे से बताने की कोशिश करो, ये ट्रांजैक्शन से बिजनेस पर क्या इफेक्ट होगा, ये ट्रांजैक्शन से बिजनेस पर क्या इफेक्ट होगा? आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर, आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर। ये ट्रांजैक्शन से बिजनेस में क्या इफेक्ट होगा? वेरी गुड। बच्चे बोल रहे हैं सर मशीनरी विल इंक्रीज, मशीनरी विल इंक्रीज, एंड व्हाट अबाउट कैश? मशीनरी तो इंक्रीज होगा, व्हाट अबाउट कैश? आप कैश पेमेंट कर रहे हो बिजनेस से, व्हाट अबाउट कैश? सर द कैश विल डिक्रीज, कैश विल डिक्रीज। अगर मशीनरी विल इंक्रीज तो मशीन अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि मशीन इंक्रीज हो रहा है बाई 50,000, एंड कैश क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो कैश मेरा एसेट,
डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। वी विल पास अ जर्नल एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। सर क्या मजाक कर रहे हो, ये सब तो हम लोग पहले से जानते हैं। बिल्कुल तुम पहले से जानते हो, बट हो सकता है तुम्हारा तरीका सोचने का अलग हो। मैं तुमको अपने साँचे पर इसलिए ढालना चाहता हूं क्योंकि पूरे सिलेबस में हम इसी सिंपल तरीके से पूरा का पूरा काम करेंगे, पूरा का पूरा काम करेंगे। तो अगर मशीन इंक्रीज हो रहा है, मशीन बीइंग एन एसेट इंक्रीजिंग, हम उसको डेबिट करेंगे। कैश बीइंग एन एसेट डिक्रीजिंग, हम उसको क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर आकाश अवर डेटर। ये हमारा डेटर है, डेटर जिससे हम पैसा पाते हैं, ₹10,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर आकाश अवर डेटर। सर कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है। द कैश बैलेंस ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस। इफ कैश बैलेंस ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस देन कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड। If cash balance of business increases, cash account should be debited. Sir, Akash is our debtor. Debtor is also an asset. Sir, we will be receiving money. Because Akash is paying us back or Akash is paying us, the value of debtors will decrease. The value of debtors will decrease. अब वो debtor खत्म हो जाएगा because he is making us the payment. तो sir, Akash account credit. Cash account debit, the asset is increasing. आकाश वाला डेटर वाला एसेट इज डिक्रीजिंग, तो आकाश अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री कोई मारना चाहे तो कैश अकाउंट डेबिट टू आकाश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू आकाश अकाउंट। क्या हम लोग ये सब कर सकते हैं? गुड्स परचेज्ड ₹18,000 एंड पेमेंट मेड थ्रू बैंक, यूपीआई पेमेंट किया, यूपीआई पेमेंट थ्रू बैंक। मैंने गुड्स परचेज किया और मैंने पेमेंट किया बैंक से। बताइए बिजनेस में क्या हो रहा है? बताइए बिजनेस में क्या हो रहा है? सर बिजनेस में गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है, वेरी गुड, गुड्स आ रहा है। सर गुड्स आ रहा है एसेट, इनको बेच के ही तो हम कमाएंगे। गुड्स आ रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहा है, गुड्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक बढ़ेगा। और सर बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। तो सर एक साइड हमारा स्टॉक बढ़ेगा, दूसरा साइड हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं स्टॉक की, जब हम स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं तो हम परचेजेस अकाउंट से डिनोट करते हैं, परचेजेस अकाउंट से। हम लोग स्टॉक अकाउंट नहीं बनाते, हम लोग परचेजेस से माल खरीदते हैं तो परचेजेस, माल बेचते हैं तो सेल्स। हम लोग स्टॉक अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करते, हम लोग परचेज सेल्स को डेबिट क्रेडिट करते हैं। परचेज अकाउंट स्टॉक बढ़ जाएगा तो वो डेबिट हो गया, और बैंक से पेमेंट किया तो बैंक बैलेंस गिर जाएगा, बैंक बैलेंस गिर जाएगा तो वो क्रेडिट होगा, बैंक बैलेंस गिर जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। वेरी गुड अपूर्व। पहले बताओ आपको इतनी बात मेरी समझ में आती है? क्या हम लोगों को एसेट को अकाउंट फॉर करने की बेसिक टेक्निक हमेशा याद रहेगी? ये ऐसी टेक्निक, ऐसी जादू वाली टेक्निक है ना, ये टेक्निक अगर कोई बच्चा समझ जाए तो वो लेजर बिना जर्नल एंट्री याद किए, बिना जर्नल एंट्री लर्न किए बना सकता है। इतनी जादुई टेक्निक है। अगर ये टेक्निक कोई बच्चा अच्छे से समझ ले, वो बच्चा लेजर अकाउंट तो ऐसे बनाएगा जैसे उसके लिए वो हलवा हो, हलवा। से फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर तुमसे बात करूं, तुम एक मशीन अकाउंट बनाओ, मशीन अकाउंट बनाओ। अब तुमको सिर्फ पहचानना है जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो मशीन से रिलेटेड है या नहीं, मशीन से रिलेटेड है या नहीं। अगर वो ट्रांजैक्शन मशीन से रिलेटेड है तो मैं क्या देखूंगा, मेरा मशीन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, मशीन बढ़ रहा है या मशीन का वैल्यू गिर रहा है। अगर मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है तो मैं डेबिट करूंगा, वो एसेट है। मशीन का वैल्यू गिर रहा है तो मैं क्रेडिट करूंगा, वो एसेट है। तो मशीन बढ़ेगा तो मैं उसको डेबिट करूंगा, मशीन का वैल्यू कम होगा तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। अब तुम मेरे को बताने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, अगर मैं मशीन परचेज करता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए मशीन अकाउंट को? अगर मैं मशीन परचेज करता हूं तो मुझे मशीन अकाउंट को क्या करना चाहिए? सर परचेज करते हैं तो मशीन बढ़ेगा, मशीन अकाउंट को डेबिट कीजिए, तो परचेज ऑफ मशीनरी इस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। क्या बोल के आएगा वो हम लोग सीख लेंगे।
हम लोग यहां लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक लिखेंगे, वो परचेजेस आ जाएगा। अब मान लीजिए मेरे को मशीन को डेप्रीशिएट करना है, डेप्रीशिएट करने से क्या होता है बताओ, डेप्रीशिएट करने से क्या होता है बताओ सर। डेप्रीशिएट करने से मशीन की वैल्यू कम होती है। तो अगर मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है तो मैं मशीन अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, बिकॉज दैट विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मशीनरी। मान लो मेरे को मशीनरी का वैल्यू अपवर्ड रिवैल्यू करना है, मशीनरी में रिवैल्यूएशन करके उसकी वैल्यू बढ़ानी है। सर मशीन की वैल्यू बढ़ानी है तो उसको डेबिट करना होगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी। अगर मुझे मशीनरी को डाउनवर्ड रिवैल्यू करना है, डाउनवर्ड मशीन की वैल्यू कम करनी है तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो क्रेडिट कर दीजिए, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना है तो क्रेडिट कर दीजिए। अब किस अकाउंट में वो जाएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, बट पहले सीखो ये डेबिट क्रेडिट का माजरा काम कैसे करता है। अगर मैं मशीनरी को सेल कर रहा हूं, बेच रहा हूं, सर बेचेंगे तो मशीन कम हो जाएगा, तो अगर मैं मशीन सेल करूंगा तो सेल ऑफ मशीन विल बी क्रेडिटेड बिकॉज बैलेंस ऑफ मशीन विल गो डाउन, मशीन का वैल्यू कम हो जाएगा। बस अब जो मशीन बचा उसका बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए, बैलेंस कैलकुलेट करेंगे आपका लेजर रेडी हो जाएगा। आपको इतना सा काम करना है। लेजर अकाउंट बनाना कोई टफ काम थोड़ी है, बट उसमें इंसाइट चाहिए, उसमें सोचना पड़ता है। जर्नल एंट्री लर्न करके जो बच्चा लेजर बनाता है, ही और शी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर अ लेजर, और वो गलतियां भी बहुत करते हैं। बट जो बच्चा जर्नल एंट्री छोड़, जो बच्चा एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से बात करता है, सर करना क्या है, एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट कीजिए, गिराना है तो क्रेडिट कीजिए। अब सिर्फ मशीन अकाउंट ही नहीं, मैं कैश अकाउंट भी रिप्लेस करूंगा तो सेम चीज आएगा, बस ट्रांजैक्शन दूसरे हो जाएंगे। मैं अगर डेटर अकाउंट लाऊंगा तो सेम चीज आएगा, ट्रांजैक्शन दूसरे हो जाएंगे। बस हमको पहचानना है ट्रांजैक्शन मशीन को इफेक्ट करता है कि नहीं, अगर करता है तो उसका लेजर फटाफट बना दूंगा मैं। अब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जाता है जो मशीन को इफेक्ट ही ना करे। से फॉर एग्जांपल मैंने रिपेयर करवाया मशीनरी पे, तो रिपेयर करवाया मशीनरी पे तो वो तो मशीनरी को इफेक्ट करेगा नहीं करेगा। रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो अलग से पीएल में जाएगा, वो मशीन में कैपिटलाइज नहीं होता है, तो हम लोग उसको यहां नहीं लिखेंगे। मेरा डेटर से पैसा कलेक्ट हुआ, क्या डेटर से पैसे कलेक्ट होने से मशीन पर कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो मशीन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। यानी जो ट्रांजैक्शन मशीन से रिलेटेड है वही हमको यहां लेके आना है, अदरवाइज नहीं लाना है। बस इतना बात समझना है और फटाफट आपका लेजर अकाउंट रेडी हो गया। अकाउंट्स फ्लॉलेस होना चाहिए, एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में होना चाहिए, जितना सिंप्लीफाइड तरीके से आप बात कर सकते हैं। अकाउंट्स को देखकर आपको समझ में आना चाहिए, हाँ ये हुआ है। ये अगर समझ में आने लग जाएगा तो आप अकाउंटिंग करने भी लग जाएंगे। पहले बोलो, क्या मैं सारे बच्चों को एसेट और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग समझा पाया? क्या मैं सारे बच्चों को एसेट और उसके बेसिक प्रिंसिपल समझा पाया अकाउंटिंग के? एकदम सिंपल तरीके से चलेंगे, आपको एकदम लोड नहीं लेना है। बी एकदम काम, बी एकदम क्वाइट, आप सिर्फ सुनते चले जाओ, आप देखो आपको अपने आप सब समझ में आएगा। स्पीड बढ़ा के मत देखना बस। तो जो बच्चे लाइव क्लास करते हैं उनका स्पीड बढ़ाने का चक्कर कम हो जाता है, उनके क्लासेस अपने आप अच्छे हो जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, लायबिलिटीज। चलो कुछ बताने की कोशिश करो, लायबिलिटीज हम किसे कहते हैं? अपूर्व ऐप में ऑनलाइन कर रहा है, अपूर्व एंड एवरीवन। हाँ, कुछ बातें ना मैं आपके साथ थोड़ी वार्तालाप कर लूं। एक तो बुक आ गई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। आई हैव मेड दिस बुक फॉर द न्यू सिलेबस एंड दिस कंटेन्स एवरीथिंग व्हाट न्यू सिलेबस हैज। हमारे बुक में इंस्टीट्यूट के सब कुछ क्लियर है, सब कुछ कवर्ड है। इस बुक के ही पीछे आपको इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, मेरे एमसीक्यूज का रिपोजिटरी, सब कुछ दिया हुआ है। एक बुक में हम अपने पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, इससे सारा काम हम करेंगे। बुक आ चुकी है,
आप इंस्टीट्यूट से, नवीन क्लासेस से जाके इसको कलेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोलकाता में हैं। अगर आप कोलकाता के बाहर हैं और आपने होम डिलीवरी ऑप्ट कर रखा है तो ये बुक आज आपको डिलीवर कर दी जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक 1-2 दिन में आ जाएगी। अगर आप दोनों सब्जेक्ट ले रखे हो तो दोनों सब्जेक्ट की बुक एक साथ आके ले लेना 2 दिन बाद। और अगर आपने सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले रखा है तो आइए और बुक ले जाइए। तो सबसे पहला की बुक आ चुका है, आप प्लीज कलेक्ट करें। जो बच्चे गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में कर रहे हैं, ये एक बुक आपको मिली होगी, इसी में सब कुछ है हमारा। एवरीथिंग इज देयर इन दिस बुक। जब आप बुक को पलटाएंगे आपको एक एक चीज दिखाई देगी, पहला बात। दूसरा बात, हम लोग ना कुछ हैबिट्स रखेंगे अपने दोनों के बीच में। हमारा रिलेशन अगर हमें स्ट्रांग करना है, हमारा रिलेशन हमें स्ट्रांग करना है, तो हमें ना टाइम टू टाइम एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। बात करने का इन द मतलब इन सेंस क्या है, आप जब क्लासेस कर रहे हो, मैं हर चैप्टर के बाद आपसे फीडबैक लूंगा, आपको ये क्लासेस कैसे समझ में आई। अगर आपको क्लासेस अच्छी समझ में आई, फीडबैक दें। अगर आपको क्लासेस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, आप बताएं क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं उसको इंप्रूव करूंगा आगे के सेशंस में। एप्लीकेशन में लेकर अगर कोई दिक्कत हो, आप मुझे फीडबैक दें। मैं टेलीग्राम में हमेशा अवेलेबल हूं, आप मुझे फीडबैक दें। मैं हो सकता है उस समय ना देख पाऊं, जैसे अभी क्लास चल रही है तो मैं टेलीग्राम नहीं देख सकता, बट मैं जब भी देखूंगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और आपके फीडबैक को जरूर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो जब आप एप्लीकेशन पे क्लासेस देख रहे हो, जब आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज इंश्योर दैट यू आर गिविंग प्रॉपर फीडबैक्स। ना मक्खन लगाना है, ना गलत बात करनी है, अच्छे से बताना है। सर ये हो रहा है, सर ये बहुत अच्छा चल रहा है, सर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सर ये वाला काम कर दो ना, सर ये हेल्प कर दो ना। आपके फीडबैक के बेसिस पर ही हम आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे, हम अपने आप को भी इंप्रूव कर पाएंगे और आपको भी अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो प्लीज सारे बच्चे, जैसे आज अपूर्व क्लास कर रहा है, तो अपूर्व क्लास के बाद मुझे एक टेलीग्राम में जरूर फीडबैक देना कि लाइव क्लास ऑन ऐप आपको कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है। आप जो चैट्स वगैरह लिख रहे हो वो प्रॉपर है कि नहीं, आपको देखो एक बार मेरी चैट दिखाई दे रही है कि नहीं। ये हम लोग थोड़ा सा वार्तालाप कर लेंगे ना रेगुलर बेसिस पे, तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, मेरी भी और आपकी भी। हमें साथ रहना है, अभी 4-5-6 महीने साथ रहना, हमें इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना है, तो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो प्लीज श्योरली कम्युनिकेट, डोंट हेजिटेट टू कम्युनिकेट। हाँ, अच्छे से बात करना है, किसी भी जन से गलत तरीके से बात नहीं करना है। आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आप हमें अप्रोच करो। हो सकता है टीम बिजी हो, आप मुझे अप्रोच करो, मैं आपको जरूर वहां तक लेके जाऊंगा और आपकी हेल्प करवाऊंगा कि ये लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कल मैंने सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे अभी तक एडमिशन ले रखे थे, उनको क्लासेस का मेल अलॉट कर दिया था। आप चेक कर लेना, आपको मिल गया होगा। नहीं भी मिला हो तो मुझे बताना, मैं वापस करवा दूंगा। जो भी इश्यू है उसको रिजॉल्व करवा के आपकी क्लासेस ऐप पे चालू करवा दूंगा। क्योंकि मंडे से, कल फ्राइडे है, कल हमारी क्लास होगी, फिर मंडे से जो भी क्लासेस होगी वो हम एप्लीकेशन में ही करेंगे, वो हम यूट्यूब पर नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप एप्लीकेशन का एक बार सब कुछ देख लो, सो दैट मंडे से आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। हर चैप्टर के बाद आपके पास एक गूगल फॉर्म आएगा, उस गूगल फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना फीडबैक दें इस पर्टिकुलर चैप्टर पे, एंड उसके बेसिस पे हम और काम करेंगे अपने आप पर, सो दैट हम आपको और अच्छे से पढ़ा सके। आप YouTube पर एक वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शायद किसका है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बिल गेट्स का है या किसी का है। टीचर नीड्स रियल फीडबैक, करेक्ट फीडबैक। टीचर नीड्स मतलब एकदम ट्रुथ वाला फीडबैक। इफ टीचर्स गेट प्रॉपर फीडबैक दे विल बी एबल टू हेल्प यू। तो प्लीज आप वो वीडियो भी जाके देखना, आपको समझ में आएगा। यस, वी नीड टू गिव करेक्ट फीडबैक टू अवर टीचर सो दैट दे कैन हेल्प अस मोर एंड मोर। तो प्लीज आप ये करिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मेरे से फाउंडेशन भी पढ़ रखे हैं, वो जानते हैं कि हमारा एटीट्यूड बड़ा ही नॉर्मल एटीट्यूड है। हम आपको एकदम, आप हमको भैया की तरह समझ सकते हैं और हम हर तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं। हमारा एटीट्यूड कभी भी ऐसा है ही नहीं कि आप हमारे पास आओ और हम आपकी मदद ना करें। हाँ, कुछ चीजें पॉलिसी के हिसाब से चलती है, वो पॉलिसी के हिसाब से होंगी। तुम जैसे से फॉर एग्जांपल क्लासेस कर ही नहीं रहे हो, तुम क्लासेस किए नहीं, पूरा वैलिडिटी ओवर हो गया, उसके बाद मेरे को बोलते हो मेरे को और क्लास दीजिए, देन इन दैट केस यू हैव टू गो एज पर पॉलिसी, बिकॉज यू हैव नॉट डन योर पार्ट। बट अगर आप अच्छे बच्चे हो, आप प्रॉपर टाइम पे हो, तो देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाई करके और आप सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट रहोगे। सर एक प्रॉपर टाइम टेबल मिल जाता तो, क्या चीज का? क्लासेस का। तेजस, तेजस एक वीक का टाइम दे, सारी क्लासेस सेटल हो जाएगी। अभी क्या हुआ, जैसे आप लोग अभी टैक्स के लिए पूछ रहे हो मेरे से, अकाउंट्स मैंने चालू कर दिया। नंबर 2, कॉस्ट चालू हो जाएगा आपका मंडे से, लॉ भी चालू हो जाएगा नेक्स्ट वीक। इनकम टैक्स में, क्योंकि आपका जून अटेम्प्ट है, कल ही
आप जानते हो अभी रिसेंट में बजट आया है, एंड बजट, ये जो बजट है ये आपके जून टर्म के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आपका जून टर्म है और ये बजट के अमेंडमेंट्स आपको एप्लीकेबल रहते हैं, तो अमित सर सारी अपनी बुक्स चेंज करके, ताकि आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ बुक्स दी जा सके, उस पर काम कर रहे हैं। तो आपका जो टैक्स का क्लास है ना, बिकॉज ऑफ कल बजट इतना लेट आया, इसके कारण उसको एक हफ्ता लेट करना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर पुरानी बुक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा तो बाद में आपको बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। इस बजट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे टैक्स रेट्स वगैरह चेंज कर दी गई है, या फिर एलटीसीजी एसटीसीजी में अमेंडमेंट्स दिए गए हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट्स आने के कारण वो आपकी बुक्स को चेंज कर रहे हैं, सो दैट आपको प्रॉपर बुक्स मिल सके एज पर योर एग्जाम्स। अब ऐसा तो है नहीं ना कि सब जून में देंगे, हो सकता है किसी को दिसंबर 25 में देना पड़े, तो अपडेटेड मिलेगा तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसीलिए वो आपके लिए बुक्स बना रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अभी चलते हैं। मैं अकाउंट शुरू कर दिया और मैं रेगुलर क्लासेस लूंगा। नेक्स्ट वीक से नवनीत सर की सारी रेगुलर क्लासेस आपकी चालू हो जाएंगी और आपको रूटीन एकदम प्रॉपर मिल जाएगा। जैसे अभी आपकी रूटीन क्या रहेगी, मैं आपको नॉर्मली एक वो स्पेसिफाई कर देता हूं। अगर आपने चारों सब्जेक्ट लिया है तो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी 8:30 बजे से नेक्स्ट वीक, और आपकी शाम को क्लासेस कंप्लीट होगी 6 से 6:30 बजे तक कंप्लीट हो जाएंगी। पहला स्लॉट मेरा रहेगा, फिर टैक्स का स्लॉट रहेगा, फिर लॉ का स्लॉट रहेगा, फिर कॉस्ट का स्लॉट रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है हर दिन चारों क्लासेस हो, किसी दिन 3 क्लास होगी, किसी दिन 4 क्लास होगी, जो आपको हमारे साथ करनी है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीक आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे, बट एक बार के लिए जैसे जैसे क्लासेस चालू हो रही है उनका शेड्यूल आपको पता चलता जाएगा। अभी जैसे मेरा शेड्यूल फॉर सम वीक्स, 1 या 2 वीक, मैं मंडे टू फ्राइडे 8:30 से शुरू करूंगा। उसके बाद मैं सैटरडे को भी इंक्लूड कर लूंगा, फिर मैं सैटरडे को भी आपको पढ़ाऊंगा। मंडे टू सैटरडे हम लोग 6 दिन पढ़ाई करेंगे। तो 2 वीक अभी मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ थोड़ा सा कस्टम्ड हो, 5-5 क्लास रखेंगे, फिर हम लोग 6 क्लास में कन्वर्ट कर जाएंगे। धन्यवाद। चलिए, लाइबिलिटी के बारे में बच्चों ने बोला, सर लाइबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। वेरी गुड, शीतल फाउंडेशन में अच्छे से पढ़िए, वेरी गुड गर्ल। तेजस बोल रहा है सर ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। ऑब्लिगेशन मतलब सर चिंता है, चिंता पैसा लौटाना है, किसी से लिया हुआ है। अमाउंट ऑफ मनी दैट अ पर्सन और कंपनी ओज टू अदर्स। वेरी गुड। खुशी बोल रही है सर द अमाउंट विच वी ओ टू अदर, जो हमें किसी और को देना है। सर जो बिजनेस एंटिटी को पे करना है, बिल्कुल सही। आप लोगों का लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट एकदम सही है। लाइबिलिटी मतलब एंटिटी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, और इस ऑब्लिगेशन को अगर एंटिटी को खत्म करना, ऑब्लिगेशन मतलब चिंता है, चिंता, इस ऑब्लिगेशन को खत्म करना है तो एंटिटी को फ्यूचर में कुछ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस करना पड़ेगा, कुछ पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, ताकि हम इस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करके खत्म कर सके। सर ये ऑब्लिगेशन एंटिटी पर आया क्यों होगा? एंटिटी ने कोई गुड्स खरीदा होगा क्रेडिट पे, एंटिटी ने किसी से लोन लिया होगा, एंटिटी ने कोई सर्विस ली होगी जिसका अभी तक पेमेंट नहीं किया। गुड्स खरीदा क्रेडिट पे, सर्विस लिया पेमेंट नहीं किया, लोन लिया जिसको अभी तक चुकाया नहीं है। जब एंटिटी कोई ऐसा तरीके का काम करता है जिसके कारण उसके ऊपर चिंता आती है कि उसको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसे ऑब्लिगेशंस को हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज। ऐसे ऑब्लिगेशंस को हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज। तो अगर आप मेरे साथ नोट डाउन करो, लाइबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब जो आज के दिन एग्जिस्ट करता है, जिस ऑब्लिगेशन के अंतर्गत आपके पास कोई और चारा नहीं है, आपको चुकाएंगे तभी ऑब्लिगेशन खत्म होगा, नहीं तो ये ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होगा। यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू पे। इनको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट जैसे गुड्स खरीदा था क्रेडिट पे, सर्विस लिया था पेमेंट नहीं किया, इनकम कमाया टैक्स भरना है, लोन लिया उसका पेमेंट नहीं किया, ये सारे पास्ट इवेंट्स है जिसके कारण ये ऑब्लिगेशन आपके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट फॉर विच आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस will have to be made in future. Outflow of economic resources will have to be made in future to settle the obligation. अगर वो आपको ऑब्लिगेशन खत्म करना है तो आपको कुछ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक रिसोर्सेस मतलब कैश हो जरूरी नहीं है।
से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कस्टमर से एडवांस ले रखा है, आपने वादा किया है मैं फ्यूचर में गुड्स प्रोवाइड करूंगा, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज गुड्स हो गया जो आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा। आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज में इंक्लूड आउटफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द बिजनेस। मैंने आपसे फीस ले रखी है ये बोल के कि मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो मेरा जो ऑब्लिगेशन है वो है आपको फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड करना। मैं जो इकोनॉमिक रिसोर्स आपको प्रोवाइड करूंगा वो होगा टीचिंग की सर्विस, ट्यूशन की सर्विस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाने की सर्विस। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो मतलब कैश ही देना है जरूरी नहीं है, गुड्स भी देना हो सकता है, सर्विस भी प्रोवाइड करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होगा। इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब कोई भी ऐसा रिसोर्स विच हैव इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेज या विच हैव इकोनॉमिक वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू। अगर कोई रिसोर्स जिसका मॉनिटरी वैल्यू है वो आपको ट्रांसफर करने से वो लाइबिलिटी सेटल होगा, तो हम लोग उसको, उस ऑब्लिगेशन को हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लिखूं, एग्जाम्पल के लिए लोन्स, जो लोन्स हमने लिए हुए हैं जिसको हम लोग बोरोइंग्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स जिनसे हमने क्रेडिट में माल खरीद रखा है उसका पैसा देना है, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम जो पहले ही रिसीव हो गया, मेरे को अब सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्री रिसीव्ड इनकम, टैक्स लायबिलिटी या टैक्स पेएबल एक्सेट्रा, लोन्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम्स, टैक्स लायबिलिटीज एक्सेट्रा, ये हमारी लायबिलिटीज होती है। अपूर्व का क्वेश्चन है, सर जो ओनर का कैपिटल होता है वो भी बिजनेस का लायबिलिटी हुआ ना? एक तरीके से मैं बोलूंगा हाँ, वो भी लायबिलिटी के जैसा ही हुआ, बट उसको हम एक स्पेशल कैटेगरी में डालते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं इक्विटी। वो एक स्पेशल टाइप का लायबिलिटी है, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स है, इसीलिए हम लोग उसको लायबिलिटी में ना डाल के हम लोग उसको अलग से नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी इज द अदर नेम ऑफ कैपिटल। तो हम लोग जो ओनर का कैपिटल होता है ना, उसको लायबिलिटी नहीं बोल के उसको इक्विटी सेग्रीगेट करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो दूसरे लायबिलिटीज में नहीं होती, क्योंकि कुछ उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके लिए इसे एक सेपरेट हेड बनाया गया है। लायबिलिटी की अगर किसी को अकाउंटिंग करनी है तो लायबिलिटी का अकाउंटिंग का रूल होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन से कोई लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो आप लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल एसेट का उल्टा। एसेट बढ़ता था तो हम लोग एसेट अकाउंट को डेबिट करते थे, लायबिलिटी बढ़ेगा तो लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एसेट और लायबिलिटी आर अपोजिट टू ईच अदर। डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर कोई ट्रांजैक्शन से कोई लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो हम लोग उस लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड। ये हमारा लायबिलिटी का अकाउंटिंग रूल होता है जो अकाउंटिंग करते समय हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ट्यूशन फी received by Avinash sir, rupees 7,500 for providing live classes of financial accounting, मैंने 7,500 रुपए बच्चे से लिए हैं उसको लाइव क्लास पढ़ाने के लिए। क्या मैंने लाइव क्लास पढ़ा दी या फ्यूचर में पढ़ाऊंगा? मतलब अभी ये जो मेरे को पैसा मिला है ना, ये पैसा आने के साथ साथ मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी आया कि मेरे को अब बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, अब मेरे को बच्चे को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। अगर पैसे आने के साथ साथ मेरे पास ऑब्लिगेशन भी आया है तो ये ऑब्लिगेशन मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि फ्यूचर में मेरे को इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो करना पड़ेगा। अगर पैसे आए हैं तो बैंक अकाउंट इंक्रीज कर रहा है मेरा बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस, अगर इंक्रीज कर रहा है तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, पैसा आया। और प्री रिसीव्ड ट्यूशन फी या एडवांस ट्यूशन फी रिसीव्ड,
एडवांस ट्यूशन फी रिसीव्ड, ये मेरी लाइबिलिटी है, मैं इसको क्रेडिट करूंगा। क्यों क्रेडिट करूंगा सर? लाइबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो प्री रिसीव ट्यूशन फी अकाउंट क्रेडिट करूंगा क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, मेरे पास पैसा आया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक एसेट है, बढ़ गया तो डेबिट कर दिया। और प्री रिसीव ट्यूशन फी मेरी लाइबिलिटी है क्योंकि मेरे को फ्यूचर में सर्विस देना पड़ेगा, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। नंबर बी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ₹5,000। मैंने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर, मैंने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर। गुड्स परचेज किया सर, गुड्स परचेज किया तो एक तो हमारे पास बिजनेस में गुड्स आया, गुड्स आया मतलब हमारा स्टॉक इंक्रीज किया, स्टॉक एसेट है, डेबिट करेंगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा। और सर ये गुड्स परचेज करने के साथ साथ मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आया है कि मेरे को राम को फ्यूचर में पैसा चुकाना होगा 5,000 रुपया। ये जो ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर आया ये मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो मैं राम अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। मेरे ऊपर लाइबिलिटी आया, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो मैं लाइबिलिटी को क्रेडिट करूंगा, मैं लाइबिलिटी को क्रेडिट करूंगा। ये लाइबिलिटी है, ये मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर जिसको जिसको मेरे को पैसा देना है फ्यूचर में, क्रेडिटर बोलते हैं इनको। द पर्सन टू whom you owe money is your creditor, the person from whom you owe money is your debtor, जिससे पैसा लेना है डेटर, जिसको पैसा देना है क्रेडिटर। नंबर सी, लोन टेकन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, लोन टेकन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक ₹5 लाख, 5 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, 5 लाख रुपए का मैंने लोन लिया। बताओ क्या क्या इफेक्ट होगा, बताओ क्या क्या इफेक्ट होगा इस ट्रांजैक्शन से। मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, सर लोन लिए हैं तो आपके पास 5 लाख रुपया आया होगा, बिल्कुल 5 लाख रुपया आया है। तो सर वो 5 लाख रुपया तो पहले आपका एसेट है, वो 5 लाख रुपया को आप रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा सर लोन लिया तो ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि फ्यूचर में वापस चुकाना पड़ेगा। तो सर एक साइड तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा, बैंक मेरा एसेट है, अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा तो मैं उसको डेबिट करूंगा। और दूसरे तरफ लोन आएगा, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, ये आपकी लाइबिलिटी है, फ्यूचर में आपको चुकाना पड़ेगा। लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, लोन फ्रॉम आईडीबीआई अकाउंट टू लोन फ्रॉम आईडीबीआई अकाउंट। तो बैंक वाला एसेट बढ़ा, डेबिट किया, लाइबिलिटी मेरा बढ़ा तो उसको क्रेडिट किया। वेरी गुड अपूर्व। पहले बताइए लाइबिलिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, समझ में आया? सर लाइबिलिटी सिर्फ इंक्रीज बताया, डिक्रीज बताओ। पेमेंट मेड टू राम 5,000, राम हमारा क्रेडिटर है, पेमेंट मेड टू राम अवर क्रेडिटर ₹5,000, मैंने क्रेडिटर को पैसा चुका दिया। बोलिए इस ट्रांजैक्शन से क्या क्या इफेक्ट होगा, क्या क्या इफेक्ट होगा? सर एक तो वो लाइबिलिटी जो आपके माथे पर थी क्रेडिटर वाली वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो जो मेरा लाइबिलिटी था राम का, क्रेडिटर का लाइबिलिटी था मेरा, वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लाइबिलिटी कम हो जाएगा तो उसको डेबिट करूंगा। और सर आपने पेमेंट किया है तो आपने कैश बिजनेस से दिया है, अगर कैश दिया है तो कैश बैलेंस आपका कम हो जाएगा, कैश एसेट है, अगर कम हो जाएगा तो उसको क्रेडिट करूंगा, अगर कम हो जाएगा तो उसको क्रेडिट करूंगा। पहले बताइए क्या लाइबिलिटी क्या होती है और लाइबिलिटी का अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये क्लियर है? अगर ये आप सीख गए ना ये, तो मैं बोल रहा हूं आपकी अकाउंटिंग की लाइफ आधी बहुत आसान हो जाएगी।
अगर मैं क्रेडिटर का लेजर बनाने बोलूं, लेजर, सर क्रेडिटर लाइबिलिटी है, जब जब ट्रांजैक्शन से एक लाइबिलिटी बढ़ेगा हम लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करते जाएंगे। हमने गुड्स खरीदा, हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा। हमने गुड्स का पेमेंट किया, क्रेडिटर कम हो जाएगा। हमने गुड्स रिटर्न कर दिया, क्रेडिटर कम हो जाएगा। हमने चेक दिया, क्रेडिटर कम हो जाएगा। चेक डिसऑनर हो गया, वापस क्रेडिटर बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ इतना सोचना है कि वो ट्रांजैक्शन क्या क्रेडिटर को इफेक्ट कर रहा है। अगर इफेक्ट कर रहा है तो हम ये देखेंगे इससे मेरा क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। एज सिंपल एज दिस, बस इतना ही काम करना। बोलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल। अगर क्लियर है तो हम अपने थर्ड एलिमेंट की तरफ चलते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इक्विटी। इसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, इसी को हम लोग ओनर्स फंड बोलते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर्स फंड बोल देते हैं। इसी को हम लोग नेटवर्थ बोलते हैं, इसी को हम लोग नेट एसेट्स बोलते हैं। बहुत सारे नाम है इसके, पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची। इक्विटी, इसका दूसरा नाम कैपिटल, तीसरा नाम ओनर्स फंड, चौथा नाम नेटवर्थ, पांचवा नाम नेट एसेट। डिफरेंट 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 नाम है एक वर्ड के। अब ये इक्विटी या कैपिटल होता क्या है? व्हाट इज इक्विटी या व्हाट इज कैपिटल? व्हाट इज इक्विटी और कैपिटल? The amount invested to start a business, money invested by owner in a business, total assets minus total liabilities. Very good, very good. और बताओ, और बताओ। It's what owner actually owns in the company. Okay. जो ओनर ओन करता है, मतलब जो पैसा ओनर को देना है। अमाउंट इन्वेस्टेड टू बिजनेस बाय द ओनर। वेरी गुड, फेयर आइडिया, बेसिक आइडिया आप लोग सबको है। आप लोग सबको फेयर आइडिया है कि कैपिटल हम किसको बोलते हैं। अगर कैपिटल को सिंपल भाषा में समझे तो कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा बिजनेस विल पे टू दी ओनर, बिजनेस विल पे टू दी ओनर, जो पैसा बिजनेस ओस टू दी ओनर, जो पैसा बिजनेस ओस टू दी ओनर, जो ओनर को देना है, दैट इज नोन एज इक्विटी और कैपिटल। बट क्या होता है ना, इक्विटी और कैपिटल की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें, अगर कोई लाइबिलिटी होता है ना, लाइबिलिटी, तो उसमें आपके माथे पर चिंता है कि भाई 5 लाख रुपया लिया है तो 5 लाख रुपया मेरे को बैंक को लोन का चुकाना ही पड़ेगा, मेरे माथे पर चिंता है। बट इक्विटी या कैपिटल के साथ ऐसी चिंता नहीं होती। इक्विटी या कैपिटल ओनर जो होता है ना, वो बहुत संत आदमी होता है, लाइक योर अविनाश भैया। ही इज अ वेरी संत आदमी, वेरी वेरी संत आदमी। बोलता है मैंने पैसे लगा दिए, मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूं, तुम्हारे पास बचे तो दे देना, तुम्हारे पास ना बचे तो मत देना। ज्यादा बच जाए तो ज्यादा दे देना, कम बच जाए तो कम दे देना। मतलब मैंने तुम्हारे यहां पैसा लगा दिया, इस पैसे लेकर तुम बिजनेस करो, लौटाने की चिंता मत करो, लौटाने की कोई चिंता मत करो। मैं कोई तुम पर टाइम लिमिट नहीं लगा रहा हूं कब लौटाना है, मैं कोई तुम पर स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बता रहा हूं कितना लौटाना है। तुम्हारे पास जब जितना पैसा हो उसके हिसाब से तुम मेरे को लौटा देना, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है लाइफ में। मैंने तो ये पैसा यही सोच के लगाया है, अगर आया तो आसमान तक, नहीं आया तो खत्म। अगर कोई ऐसी सोच से आपके बिजनेस में पैसा लगाता है, हम लोग उसको बोलते हैं ओनर, हम लोग उसको बोलते हैं मालिक। जो रिस्क लेने के लिए रेडी है, जो बोलता है मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैंने जो आज पैसा दिया है मेरे को 1 साल में 2 साल में विथ इंटरेस्ट इतना इतना पैसा मिल जाए, मेरा ऐसा उद्देश्य ही नहीं है। लायबिलिटी और कैपिटल का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, लायबिलिटी
कब पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, ये सारी चीजें पहले से हम लोग बात कर लेते हैं। बट कैपिटल में ये सारी बातें नहीं करनी पड़ती है। अगर बिजनेस के पास पैसा रहा तो वो चुकाएगा, बिजनेस के पास पैसा खत्म हो गया तो उसको कुछ नहीं चुकाना है। ओनर बोलेगा ठीक है, खत्म हो गया तो हो गया, ये नुकसान हो गया मेरा, धंधा करूंगा तो नुकसान तो हो ही सकता है। कैपिटल को डिफाइन किया गया, इक्विटी को डिफाइन किया गया एज रेसिडुअल इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स इन द बिजनेस। रेसिडुअल इंटरेस्ट मतलब बचा कुछ। आप पहले बिजनेस के सारे एसेट से बिजनेस की लाइबिलिटीज को चुकाओगे, लाइबिलिटीज चुकाने के बाद अगर कुछ बच गया तो वो ओनर को मिलेगा, कुछ नहीं बचा तो फिर ओनर को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारा बच गया तो सब कुछ ओनर को मिलेगा, बहुत कम बचा तो उतना ही ओनर को मिलेगा। यानी ओनर ऐसा आदमी है जो बिजनेस के एसेट्स में रेसिडुअल इंटरेस्ट हेल्ड करता है। बोलता है जितना तुम्हारे पास पैसा है पहले उनसे बाहर वालों को चुका दो, जब उनका पेट भर जाए तो जो बचे वो मेरे को दे देना, मेरे को ऐसा कोई लालच नहीं है, मेरे को ऐसा कोई लालच नहीं है। वैसे लालच बहुत बड़ा है कि भैया अगर कमाई हुआ तो छप्पड़ फाड़ के ले जाएंगे, सब कुछ लेके चले जाएंगे, लालच है। बट मैं बोल रहा हूं वो लालच के साथ ऐसा नहीं है कि मेरे को आज के आज पैसा चाहिए। लालच किसके मन में नहीं होता? हम मनुष्य है, तुम मनुष्य हो, लालच सबके मन में होता है। बट किसी के मन में ऐसा लालच कि आज ही सब पाले, किसी के मन में ऐसा लालच कि धीरे धीरे संतोष के साथ मिल जाएगा, जब मिलना होगा मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूंगा। ऐसा लालच जिसके होता है उसको हम लोग ओनर या इक्विटी होल्डर या कैपिटल होल्डर बोलते हैं। तो अगर मैं कैपिटल को डिफाइन करूं तो मैं कैपिटल को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, इट इज दी रेसिडुअल इंटरेस्ट in the assets of the business, residual interest in the assets of the business after deducting all outside liabilities, residual interest in the assets of the business after deducting all outside liabilities। तो capital is equal to assets माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो बचेगा वो कैपिटल। लाइबिलिटीज में एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अगर इसी इक्वेशन को रीफ्रेम करूं तो आपको मिलेगा सो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये कुछ नहीं है, आपका बैलेंस शीट है। एक साइड सारे एसेट्स आ जाएंगे, दूसरे साइड कैपिटल और लाइबिलिटीज आ जाएगा, और जब दोनों साइड को टोटल करोगे तो दोनों साइड का टोटल सेम आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। So capital is the residual interest in the assets of the business after deducting all outside liabilities। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। लूज टर्म्स में बात करूं तो कैपिटल is the amount invested by owner in business and also includes profits earned by business, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैपिटल की अगर बात करें, इक्विटी की अगर बात करें तो इट इज इक्वल टू कैपिटल दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो एंटिटी ने कमाया है बट अभी तक बांटा नहीं है, ये पैसा भी बिलोंग करता है मेरे ओनर्स को। ये जो पैसा मेरे ओनर्स को बिलोंग करता है ये भी मेरी इक्विटी का पार्ट है, ये भी मेरे कैपिटल का पार्ट है। कैपिटल का मतलब होता है जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड अमाउंट। रिजर्व सरप्लस हो गया रिटेन्ड अर्निंग, कमाया बट अभी तक दिया नहीं है उसको बोला बाद में एक साथ ले लेना, अभी बिजनेस को पैसे की जरूरत है, अभी मत निकालो। तो कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स करेंगे तो आपका आ जाएगा इक्विटी। इसका मतलब जो बिजनेस में उसने पैसा लगाया और जो बिजनेस ने आज तक पैसा कमा कर जमा किया है, जो हमें उसे देना पड़ेगा, उसे लौटाना पड़ेगा। आज लौटाना जरूरी नहीं है, जब पैसे होंगे तब लौटा देंगे, क्योंकि कैपिटल में कोई कंपल्शन नहीं होता, इक्विटी में कोई कंपल्शन नहीं होता। तो अगर तुमसे कोई पूछे लाइबिलिटी और इक्विटी में, लाइबिलिटी और कैपिटल में क्या डिफरेंस है? कैपिटल वाला होता है संत आदमी, लाइबिलिटी वाला होता है आम इंसान। संत आदमी में होता है संयम, हो तो दे देना, नहीं हो तो मत देना।
जब इच्छा तब दे देना, कोई कोई कंपल्शन नहीं है, कोई तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं है। लाइबिलिटी वाला बोलता है मेरे को मेरा पैसा 3 साल में इतना रुपया इतना इंटरेस्ट के साथ मिल जाना चाहिए। तो आप उनके वर्ड्स, उनकी इच्छाएं सुन के आप समझ पाओगे कि वो कैपिटल का पार्ट होना चाहिए कि वो लाइबिलिटी का पार्ट होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। वैसे क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी जैसा ही है, इट इज द अमाउंट पेएबल टू द ओनर और अमाउंट ड्यू टू द ओनर, तो कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी एकदम लाइबिलिटी जैसा होता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन से बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होता है, इंक्रीज इंक्रीज, हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन से बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज होता है, डिक्रीज, हम लोग कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, हम लोग कैपिटल को डेबिट करते हैं, हम लोग कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन से बिजनेस, ये मैं लिख सकता सेम एज लाइबिलिटी, क्योंकि है तो वैसा ही, पैसा जो चुकाना है बिजनेस को, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होता है। तो ये जो बिजनेसमैन पैसा लगा रखा है, ये बिजनेस को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। इट इज टाइप ऑफ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। इफ इट इज अ लाइबिलिटी, द अकाउंटिंग विल हैव टू बी सेम एज लर्न्ड इन द लाइबिलिटी वाला पार्ट। अगर मैं एग्जांपल लूं, मिस्टर एक्स ओनर invested rupees 50,000 in business, 50,000 in business, invested rupees 50,000 in business। आप बिजनेस के हिसाब से सोचना, बिजनेस के पास पैसा आया, किससे आया? ओनर से आया। अगर ओनर से पैसा आया है तो ये एक तरीके से कैपिटल है, कैपिटल। हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट। आप कैश अकाउंट ही लिखो, कंफ्यूज मत हो। बिजनेस में पैसा आया तो हम लोग कैश अकाउंट, कैश एसेट है, उसको डेबिट करेंगे, और ये पैसा हमको फ्यूचर में ओनर को लौटाना पड़ेगा। बट क्योंकि वो ओनर है, इसीलिए हम इसको लाइबिलिटी नहीं बोल के कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नंबर 2, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000। बिजनेस ने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, बिजनेस ने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब ये अगर प्रॉफिट कमाया है तो ये प्रॉफिट ओनर को मिलेगा। अगर ओनर को मिलना चाहिए तो उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा। हम लोग जर्नल एंट्री क्या करते हैं मैं बता देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे हम लोग अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, इसको खत्म करते हैं और इससे अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं ओनर के कैपिटल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आपने पार्टनरशिप बचपन में पढ़ा होगा, आपने प्रोप्राइटरशिप बचपन में पढ़ा होगा। हम लोग पीएल में लिखते थे टू कैपिटल या टू नेट प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट हमने कमाया है, ये ओनर के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ओनर का कैपिटल विल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। अगर लॉस हुआ है, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में लॉस इनकर हुआ है बिजनेस में, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 8,000। करंट ईयर में लॉस हुआ है, लॉस सर लॉस हुआ है तो ये तो ओनर के कैपिटल को डिप्लीट कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि बिजनेस में नुकसान हुआ है तो कैपिटल अब उसको फ्यूचर में कम मिलेगा, पैसा अब उसको फ्यूचर में कम मिलेगा। तो कैपिटल अगर कम हुआ है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये लॉस वगैरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मिस्टर एक्स विड्रॉन ₹10,000 फॉर चाइल्ड्स स्कूल फी। अपने बच्चे की स्कूल फी के लिए मिस्टर एक्स ने 10,000 बिजनेस से विड्रॉ किए, 10,000 बिजनेस से विड्रॉ किए। अगर 10,000 बिजनेस से पैसा मिस्टर एक्स वापस ले लिया तो मिस्टर एक्स का जो कैपिटल था, कैपिटल वो कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा तो कैपिटल डेबिट। हम लोग इसको ना ड्रॉइंग्स भी बोलते हैं, ड्रॉइंग्स नाम दिया गया। ड्रॉइंग्स मतलब वो पैसा ड्रॉ कर लिया, वो पैसा निकाल के ले गया, ड्रॉइंग्स नाम दिया गया। ड्रॉइंग्स डेबिट, ड्रॉइंग्स या कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि सर अगर वो पैसा विड्रॉ करके लेके गया है तो उसका कैपिटल उतना कम हो जाएगा, बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाएगी, कम चुकाना पड़ेगा।
और सर कैश लेके गया है तो सर कैश बैलेंस भी हमारा कम हो जाएगा, कैश हमारा एसेट है, अगर कम हो जाएगा तो क्रेडिट। हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जर्नल एंट्रीज वगैरह आपको ऑलरेडी आती है, सब कुछ ऑलरेडी, एवरीथिंग यू नो। बस ये थोड़ा सा समझो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आप अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की पर्सपेक्टिव से समझोगे तो आप देखोगे आपको चीजें बहुत इजीली क्लियर होंगी। बोलो कैपिटल किसको बोलते हैं, ये वाला बात क्लियर है क्या? कैपिटल किसको बोलते हैं ये बात सबको क्लियर है क्या? तो कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन बिजनेस से पाता है, यानी जो बिजनेस विल पे टू दी ओनर। बट इसमें यह खासियत होती है कि पेमेंट कब करना है, कितना करना है, कुछ फिक्स नहीं है। जब आपके पास पैसा हो तो कर देना, पैसा नहीं हो तो मत करना। कोई टाइम नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है पैसा देने का। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल ऑफ द बिजनेस, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो ये तीन सबसे पहले हमने पढ़े एलिमेंट्स, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ये तीन एलिमेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। पता है ये तीन एलिमेंट आगे जाकर जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे ना, फाइनल अकाउंट्स, ये तीनों एलिमेंट पता है कहां चले जाते हैं? ये तीनों एलिमेंट चले जाते हैं आगे जाकर बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में पता है क्या दिखता है आगे जाकर? पता है क्या दिखता है? द टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन। हम जब फाइनल अकाउंट्स बनाने जाएंगे हमें दो स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सारे एसेट, लायबिलिटी और जो कैपिटल बैलेंस है वो आपको हमारी बैलेंस शीट में दिखाई देगा। ये बैलेंस शीट में दिखाई देंगे, ये एक पीरियड से कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे और धंधा आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ये सारे के सारे आइटम बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। अब मेरे दो आइटम बचे, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो आइटम नंबर 4, आइटम नंबर 4 इनकम। आइटम नंबर 4 इनकम। इनकम, इनकम, अंदर आओ। इन मतलब अंदर, कम मतलब आओ। इनकम, अंदर आओ। इनकम क्या होता है? इनकम, व्हाट इज एन इनकम? The money you receive in exchange of your goods or services etc. Okay. तो जैसे से फॉर एग्जांपल सर आपका काम है ट्यूशन पढ़ाना। आप ट्यूशन पढ़ा के जो जो पैसा कमा रहे हो, जो इनफ्लोज आपके पास आ रहे हैं ट्यूशन की सर्विसेज देकर, वो आपके लिए सर इनकम है। इनकम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सही एग्जाम्पल है। सर आप ट्यूशन पढ़ाते हो, ट्यूशन से जो आपके पास इनफ्लोज आते हैं, जो बच्चे आपको फीस देते हैं, वो आपकी इनकम है। और क्या हो सकता है सर एग्जाम्पल? व्हाट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ एन इनकम? सर आप ये पैसा कमा के फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हो, फिक्स डिपॉजिट में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। सर ये जो इंटरेस्ट आपको बैंक से मिल रहा है ये भी आपके लिए इनकम है। वेरी गुड। सर आप कुछ पैसा इक्विटी शेयर्स में भी लगाते हो, इक्विटी शेयर से आपको डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड भी आपकी इनकम है। वेरी गुड। सर वो इक्विटी शेयर आप बेचते हो ज्यादा भाव पे बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट भी आपकी इनकम है। वेरी गुड। ये सारी मेरी इनकम्स है। इन सब में क्या खास बात है सर? ये सब में खास बात ये है सर, ये सारे के सारे रिजल्ट करते हैं इनफ्लोज ऑफ रिसोर्सेज इन द बिजनेस, इनफ्लोज ऑफ रिसोर्सेज इन द बिजनेस, इनफ्लोज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द बिजनेस। बोला गया इनकम्स आर इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन द बिजनेस। जो भी आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ रहा है बिजनेस में, उनको हम लोग इनकम्स बोलते हैं, उनको हम लोग इनकम बोलते हैं। However, that income must not result, या that inflow must not result in an obligation.
अगर कोई इनफ्लो के साथ साथ आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आता है कि भैया आपको ये पैसा फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, आपको फ्यूचर में कोई गुड्स या सर्विस देना होगा, तो अभी ये मेरी इनकम नहीं होगी, अभी ये मेरी लाइबिलिटी होगी। कोई ऐसा इनफ्लो जो अपने साथ ऑब्लिगेशन लेके आए वो बन जाता है लाइबिलिटी। कोई ऐसा इनफ्लो जो अपने साथ ऑब्लिगेशन लेके नहीं आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। हाँ, उससे कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाला नहीं होना चाहिए। सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपके पास आया, सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी तो लाइबिलिटी नहीं है, आपको चुकाना थोड़ी है, देना है तो दे देना, नहीं देना है तो मत देना। तो सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या हम लोग बोल सकते हैं ऐसा इनफ्लो विच डज नॉट रिजल्ट इन एन ऑब्लिगेशन, बोल सकते हो, बट ये इनकम नहीं है, इसको इनकम से बाहर कर दिया गया। बोला इनकम मतलब कोई भी ऐसा इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, कोई भी ऐसा इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस इन द बिजनेस जिससे बिजनेस में एसेट बढ़े, लाइबिलिटी गिरे एंड कैपिटल आपका बढ़े। कैपिटल आपका बढ़े, एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी गिरेगा तो अल्टीमेट रिजल्ट होगा आपका बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा, आपका बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा, बट अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन से आपका कैपिटल बढ़ रहा है दैट इज नॉट एन इनकम, वो बिजनेस ने कमाया नहीं है, वो तो ओनर से मिला है हमको। अगर ओनर से मिला नहीं है, बिजनेस ने खुद मेहनत करके वो अर्न किया है, वो खुद मेहनत करके कमाया है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। सिंपल भाषा में बोलूं तो इनकम मींस ऑल इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन द बिजनेस। दो चीजें ध्यान रखना, उससे ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, नंबर 2 वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है या कैपिटल कंट्रीब्यूशन है देन इट इज नॉट एन इनकम, अदरवाइज इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर नोन एज इनकम, आर नोन एज इनकम। तुमसे ट्यूशन फी मैं रिसीव कर रहा हूं, सर मान लो ट्यूशन फी अभी दिया नहीं, मैंने बोला 2 महीने बाद दूंगा, अभी 10,000 दिया, बाद में 10,000 दूंगा, तो वो भी मेरा इनकम है। हम लोग अकाउंट्स में अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, जरूरी नहीं है पैसा अभी का अभी आ जाए। मेरे पास एक राइट आ गया ना तेरे से पैसा रिसीव करने का, दैट इज इक्वल टू मनी फॉर मी। अगर मेरे पास एक राइट आ गया तो मेरा डेटर बन गया, तो मैं इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे को मैंने सर्विस प्रोवाइड की है मिस्टर एक्स को और उससे मेरे को ये पैसा मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि पैसा ही आना चाहिए। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब कोई भी टाइप का रिसोर्स, कोई भी टाइप का एसेट जो बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है। तो इनकम हम लोग किसको बोलते हैं? इनकम रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस इन द बिजनेस, inflow of resources in the business which results in number 1 increase in assets बढ़ेगा, और number 2 decrease in liability which ultimately results in increase in capital otherwise than by way of contribution, otherwise than by way of capital contribution, otherwise than by way of capital contribution। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट करके आपका कैपिटल बढ़ रहा है देन इट इज नॉट एन इनकम। उसको छोड़ के कोई भी ऐसा इनफ्लो ऑफ रिसोर्स जिससे कोई एसेट बढ़े या लाइबिलिटी गिरे उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। तो इनकम मतलब बिजनेस में इनफ्लो आ रहा है, रिसोर्सेस का इनफ्लो आ रहा है, बिजनेस के पास कुछ आ रहा है जिससे बिजनेस में कोई एसेट बढ़ेगा या कोई लाइबिलिटी गिरेगा, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा कि बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा, बट अदरवाइज दैट बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन से अगर कैपिटल बढ़ता है तो वो इनकम नहीं है। तो शायद सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हो, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस जिससे कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो या जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ना हो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्स, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्स। एग्जाम्पल, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, bad debt recoveries, bad debt recovery, inflow of resources in the business which increases your asset, and साथ साथ कोई obligation वगैरह नहीं आ रहा है, कोई capital contribution नहीं है, तो it is treated as an income, it is treated as an income। bad debt recovery, comma, profit on sale of
फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब हमारी इनकम है, ये सब हमारी इनकम है, ये सब हमारी इनकम है। इनकम का अकाउंटिंग रूल होता है, इनकम का अकाउंटिंग रूल होता है, अगर आपको इंक्रीज करना है इनकम, कोई ट्रांजैक्शन से बिजनेस में इनकम आ रहा है, इंक्रीज इन इनकम, तो इनकम अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, इनकम अकाउंट क्रेडिट करोगे। इनकम कैपिटल में अल्टीमेटली जाएगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा तो वो कैपिटल की तरह अकाउंट फॉर होगा। इंक्रीज इन इनकम, इनकम क्रेडिट होगा। डिक्रीज इन इनकम, अगर कोई ट्रांजैक्शन से इनकम डिक्रीज हो रहा है तो आप इनकम अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, इनकम अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा। तो जब बिजनेस में इनकम आप रिकॉग्नाइज करोगे, रिकॉर्ड करोगे, इनकम बिजनेस में होगा तो इनकम अकाउंट क्रेडिट करेंगे, अगर कोई कारण से इनकम कम करना पड़ेगा तो इनकम अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स ₹10,000, कैश में बेचो या क्रेडिट में बेचो मेरे को मतलब नहीं है, मैंने गुड्स बेच दिया। कैश में बेचा तो आज ही पैसा आ गया, क्रेडिट में बेच दिया तो 10, 15, 20 दिन बाद आ जाएगा, बट मेरे पास एक राइट है कि मेरे को उससे पैसा मिलेगा। अब मैंने गुड सेल किया है तो गुड सेल करके जो पैसा आएगा दैट इज एन इनकम फॉर अस, इनकम फॉर अस इनफ्लोज इन द बिजनेस, जिससे कोई ऑब्लिगेशन नहीं हो रहा है, जिससे कोई लाइबिलिटी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये इनकम है। मैं जर्नल एंट्री करूंगा, मिस्टर एक्स, ये मेरा डेटर बन जाएगा, डेटर, क्योंकि मैंने उसको माल बेचा है तो मेरा डेटर इंक्रीज हो जाएगा, मेरे को उससे पैसा लेना है। और दूसरे जगह मेरा सेल्स इनकम है, इनकम ये क्रेडिट होगा, क्योंकि मेरे को इनकम रिकॉर्ड करना है तो मैं इनकम को क्रेडिट करूंगा। मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, मेरे फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹2,000, मैंने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ। इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो पहले पैसा आया हमारे पास, बैंक अकाउंट, पैसा आया मतलब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, डेबिट। और ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इनकम है तो इसको क्रेडिट करूंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट करूंगा। कोई भी इनकम हो यही एंट्री होगा हमेशा। अब मान लो गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर एक्स, गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर एक्स, मैंने मिस्टर एक्स को जो माल बेचा था उसमें वो 500 रुपए का माल रिटर्न कर दिया, बोला ये माल सही नहीं है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, ये माल आप वापस ले लीजिए। अब अगर माल वापस ले लीजिए, माल वो वापस दे रहा है, तो जो मैंने सेल्स की इनकम रिकॉर्ड की थी वो इनकम मेरे को कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास माल वापस आ गया तो अब मेरे पास नो राइट टू रिसीव कैश। मैं सबसे पहले सेल्स की इनकम को कम करूंगा, हम लोग उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्योंकि इनकम कम हो रहा है, क्योंकि इनकम कम हो रहा है मैं सेल्स रिटर्न को डेबिट करूंगा, मैं सेल्स रिटर्न को डेबिट करूंगा, क्योंकि इनकम कम हो रहा है मैं सेल्स रिटर्न को डेबिट करूंगा। और मिस्टर एक्स जो मेरा डेटर था, डेटर, वो डेटर भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसने माल रिटर्न कर दिया तो मेरा डेटर कम हो जाएगा, उससे पैसा फ्यूचर में कम मिलेगा। डेटर मेरा एसेट है, एसेट कम होने से हम उसको क्रेडिट करते हैं, एसेट कम होने से हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो एक साइड मेरे को अपना इनकम कम करना पड़ा, जो मैंने पहले लिखा था वो इनकम कम करना पड़ा, तो इनकम को डेबिट कर दिया। एंड दूसरे साइड मेरा डेटर कम हो गया, क्यों डेटर कम हो गया, क्योंकि सर उसने अगर माल रिटर्न कर दिया तो अब ये 500 रुपये देने वाला नहीं है, तो डेटर को कम करना पड़ा, तो मैंने डेटर को क्रेडिट कर दिया। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन से बिजनेस में इनकम आपको बढ़ता है, आपका इनकम आता है, आप इनकम रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इनकम अकाउंट को क्रेडिट करो। अगर इनकम को कोई कारण से कम करना है तो इनकम अकाउंट को डेबिट करो, इनकम अकाउंट को डेबिट करो। ये इनकम को रिकॉर्ड करने का बेसिक रूल है, बेसिक रूल है। इनकम रिकॉर्ड करना है तो इनकम क्रेडिट होगा, इनकम को कम करना है तो इनकम को डेबिट कर दो। बताइए इनकम किसको बोलते हैं, ये बात क्लियर है क्या? अब मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना ये इनफ्लो इनकम है या नहीं। मैंने बैंक से लोन लिया, मेरे पास 5 लाख रुपया आया, 5 लाख रुपए का इनफ्लो आया, इज इट एन इनकम? मैंने बैंक से लोन लिया, मेरे पास 5 लाख रुपए का इनफ्लो आया, इज इट एन इनकम?
खुशी बोल रही है नो सर इट इज नॉट एन इनकम। क्यों खुशी, वाई इज इट नॉट एन इनकम? वेरी गुड सर, ये इनकम नहीं है बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ लायबिलिटी ऑन यू। आपको ये पैसा फ्यूचर में लौटाना है, क्योंकि आपको ये पैसा फ्यूचर में लौटाना है। इट इज नॉट एन इनकम, इट इज अ लायबिलिटी फॉर यू। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने तुमसे एडवांस फी ली है, एडवांस फी। अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। अभी एडवांस में फीस लेके रख लिया है। क्या ये जो फीस मेरे पास आया है मैं इसको अपनी इनकम बोल सकता हूं? मैं अपनी इनकम बोल सकता हूं? इज द एडवांस फी रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट इज एन इनकम? तानिया बोल रही है यस सर, इनकम लिख लीजिए। तानिया बोल रही है आप पर भरोसा है, आप पढ़ा देंगे सर अच्छे से। वो छोड़ो, अकाउंट्स के हिसाब से सोचो। नो सर इट इज नॉट एन इनकम, अभी इट्स अ लाइबिलिटी। हाँ सर, जिस दिन आप पढ़ा के अपना कोर्स कंप्लीट कर देंगे आप उसको अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी सर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपको हमको पढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे आप उसको इनकम बोल के रिकॉर्ड मत कीजिएगा, इनकम बोल के रिकॉर्ड मत कीजिएगा। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड अ लायबिलिटी? ये आपको समझना पड़ेगा, ये डिफरेंसेस आपको एनालाइज करने होंगे। ऑल इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर नॉट इनकम। अगर कोई इनफ्लो के साथ साथ कोई ऑब्लिगेशन आ रहा है दैट इज अ लायबिलिटी। अगर कोई इनफ्लो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में आ रहा है तो दैट इज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, दैट इज नॉट एन इनकम। से फॉर एग्जाम्पल ओनर के पास एक घर है, उस घर को उसने भाड़े पर चढ़ा रखा है और उस घर से रेंट आया 10,000 रुपए का सीधा बिजनेस में। वो पैसा का पैसा पूरा 10,000 बिजनेस में आ गया। ओनर का एक पर्सनल हाउस का रेंट आया, ओनर का पर्सनल हाउस का रेंट आया और वो पैसा बिजनेस में आ गया 10,000 रुपया। इज इट एन इनकम फॉर द बिजनेस? इज इट एन इनकम फॉर द बिजनेस? नहीं सर, ये एक तरीके से कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। ओनर इज इन्वेस्टिंग मनी इन द बिजनेस। सर ये बिजनेस में कमाया नहीं है, ये ओनर ने बिजनेस को दिया है। अगर ओनर ने ये बिजनेस को दिया है इट इज नॉट एन इनकम, इट इज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इट इज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ओनर का एलआईसी मैच्योर हुआ, ओनर का एलआईसी मैच्योर हुआ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुआ और वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा बिजनेस में आया। इज इट एन इनकम फॉर द बिजनेस? नो सर, इट इज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ओनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूशन किया, ओनर ने अपना पैसा बिजनेस को दिया, इट इज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इट इज नॉट अ लाइफ, नॉट एन इनकम, इट इज नॉट एन इनकम। बिल्कुल अपूर्व। कैश आएगा, हर चीज का डबल इफेक्ट होगा, बट कैश आने का मतलब वो इनकम हो जरूरी नहीं है। कैश, आप लाइबिलिटी के साथ भी कैश आ सकता है। बैंक से लोन लेते हैं तो पैसा तो आता ही है, इट इज अ लाइबिलिटी। द सेकेंड इफेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं अभी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अब एक्सपेंस बिल्कुल इनकम का उल्टा होता है। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंस। इट रेफर्स टू, लिखो मेरे साथ, इट रेफर्स टू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। इनकम में हमने लिखा था इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, यहां पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम द बिजनेस, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम द बिजनेस which results in बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है, which results in decrease in assets, decrease in assets और इंक्रीज इन लायबिलिटीज। या तो कोई एसेट डिक्रीज होगा या आपके बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ेगा। which ultimately results in, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? which ultimately results in decrease in capital, डिक्रीज इन कैपिटल, आपके बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज होगा। अदरवाइज देन बाय वे ऑफ ड्राइंग्स, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स करके कैपिटल डिक्रीज हो रहा है देन इट इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस। ड्राइंग्स आर नेवर एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हो और उसके कारण आपका कैपिटल कम हो रहा है तो दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, दैट इज ड्राइंग्स, दैट इज टू बी रिकॉर्डेड एज रिडक्शन ऑफ कैपिटल, दैट इज नॉट इंक्लूडेड एज एन एक्सपेंस। तो कोई भी आउटफ्लो अगर आपके बिजनेस से हो रहा है जिससे आपके बिजनेस में एसेट डिक्रीज हो रहा है या लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट है कि आपका कैपिटल डिक्रीज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। एकदम इनकम का उल्टा। आप इनकम में जाओ, देखो एकदम ऑपोजिट वर्ड लिखा हुआ है इनकम में।
तो कोई भी आप आउटफ्लो करते हो अपने बिजनेस से, दैट इज नोन एज एक्सपेंस। बट ध्यान रखिएगा, तीन चीजें एक्सपेंस में नहीं आएंगी, तीन आउटफ्लोज। पहला, अगर कोई आउटफ्लो से एसेट बन जाए, आपने मशीन खरीदने के लिए कैश पेमेंट किया, तो ये जो मशीन खरीदने के लिए आपने आउटफ्लो किया, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, दैट इज ट्रीटेड एज एन एसेट। दूसरा, अगर कोई लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए आउटफ्लो किया, लाइबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए एक्सपेंस से, अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, आपने लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए आउटफ्लो किया है, तो दैट इज नॉट एन एक्सपेंस। और तीसरा, अगर ओनर ड्रॉइंग्स कर रहा है, पैसा बिजनेस का लेके जा रहा है, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंस। तो अगर कोई आउटफ्लो से एसेट इंक्रीज हो जाए, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए, या कैपिटल डिक्रीज हो जाए in the form of drawings, then it is not treated as an expense, then it is not treated as an expense. तो मैंने पैसा दिया मशीन खरीदने के लिए, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। मैंने पैसा दिया लोन चुकाने के लिए, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। मैंने पैसा विड्रॉ किया बिजनेस से बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, दिस इज अ ड्रॉइंग्स। एक्सपेंस का अकाउंटिंग रूल दिया गया। एक्सपेंस का एग्जांपल अगर मैं लिखूं, सैलरीज टू एम्प्लॉइज, wages to labor, rent of office, printing stationery, legal fees, carriage, एक्सेट्रा, ये सारे बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं। अगर अकाउंटिंग रूल बताऊं, अगर कोई ट्रांजैक्शन से बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, आप एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, तो एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे। और अगर कोई कारण से आपको एक्सपेंस डिक्रीज करना हो, डिक्रीज इन एक्सपेंस, तो आप एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, आप एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। सर सैलरी वेजेस एक्सपेंस होगा ना? बिल्कुल शिवम, आप सैलरी इंप्लॉय को देते हो आपके बिजनेस में काम करने के लिए, तो आप अगर सैलरी दे रहे हो तो आपके बिजनेस से एसेट डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट और किसी पे नहीं जाएगा, तो आपको कैपिटल कम करना पड़ेगा, दिस इज एन एक्सपेंस। तीन आउटफ्लो एक्सपेंस नहीं है, जिससे कोई एसेट बने, जिससे कोई लाइबिलिटी कम हो, या जिससे कैपिटल का विड्रॉल ड्रॉइंग्स हो, ये तीनों एक्सपेंस नहीं है, बाद बाकी सारे आउटफ्लो आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस इंक्रीज करेगा कोई ट्रांजैक्शन तो आप एक्सपेंस को डेबिट करोगे, एक्सपेंस को कम करना है तो एक्सपेंस क्रेडिट करोगे। एग्जाम्पल, सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज, सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ने हमारे लिए काम किया, हमने उनको सैलरी पे किया। अब अगर सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, इसको हम डेबिट करेंगे सैलरी अकाउंट को, ये हमारा एक्सपेंस है, हम रिकॉर्ड करेंगे तब हम इसको डेबिट करेंगे। और हमने पेमेंट किया है तो हमारा कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। सर परचेजेस एक्सपेंस है क्या? मैं बोलूंगा जब आप गुड्स परचेज करते हो तब वो एक्सपेंस नहीं है, तब वो एक एसेट है। आपके पास स्टॉक आया, एसेट। जब धीरे धीरे आप स्टॉक को बेचना शुरू करते हो तो जैसे जैसे स्टॉक बिकते चला जाएगा, आप उसको एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेजेस मैं बोलूंगा एक्सपेंस नहीं है, वो एक एसेट है। आप जैसे जैसे आगे धीरे धीरे उसको बेचते चले जाओगे, तो एक साइड आप इनकम रिकॉर्ड करोगे सेल्स का, दूसरे साइड आप खर्चा रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परचेज इज नॉट एन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन एन एक्सपेंस। जो बिक गया वो एक्सपेंस है, जो बच गया वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एज एन एसेट, एज एन एसेट। अगर हम लोग रिपेयर कराया, रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू मशीनरी करवाया हमने, तो रिपेयर्स भी एक खर्चा है, रिपेयर्स खर्चा है तो रिपेयर्स अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और पेमेंट किया तो कैश कम हो जाएगा, कैश अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये मेरे होते हैं एक्सपेंसेस। तो इनकम और एक्सपेंसेस अगर कोई ध्यान से देखे तो दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। यहां पर इनफ्लो, वहां पर आउटफ्लो, यहां इंक्रीज इन एसेट, वहां डिक्रीज इन एसेट, यहां डिक्रीज इन लाइबिलिटी, वहां इंक्रीज इन लाइबिलिटी, यहां इंक्रीज इन कैपिटल, वहां डिक्रीज इन कैपिटल। एकदम उल्टा इनकम का होता है एक्सपेंसेस, एकदम उल्टा इनकम का होता है एक्सपेंसेस। दो चीजें इनकम नहीं है। क्या दो चीजें इनकम नहीं है? नंबर वन, लाइबिलिटी जहां पर इंक्रीज हो जाए दैट इज नॉट एन इनकम, कैपिटल बढ़ रहा है बाई कंट्रीब्यूशन, दैट इज नॉट एन इनकम।
तीन चीजें एक्सपेंसेस नहीं है। अगर एसेट आप खरीद रहे हो दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, अगर लाइबिलिटी आप रीपे कर रहे हो दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हो दैट इज नॉट एन एक्सपेंस। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर मैं लोन रीपे कर रहा हूं बैंक का, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने एक्सपेंस किया आउटफ्लो हुआ, ये लाइबिलिटी का रीपेमेंट है, लाइबिलिटी कम होगा, इसको हम लोग एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोग करेंगे लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन लाइबिलिटी खत्म हुआ है, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, जो हम ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। क्लियर 6? एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? ये हमने 5 एलिमेंट्स को समझने की कोशिश की। ऐसे ये मैं फाउंडेशन में भी पढ़ाता हूं, बट इंटर लेवल पे आके एक थोड़ा सा राउंड अप दे दिया सो दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये अगर मैं बात करूं इनकम और एक्सपेंसेस, ये इनकम एक्सपेंसेस जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ये सारे इनकम एक्सपेंसेस चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। तो इनकम एक्सपेंसेस चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल चले जाते हैं बैलेंस शीट में। ये हम लोग बनाना सीखेंगे, हमारा पूरा चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट्स का। बिल्कुल शिवम, अगर हमने रिपेयर्स मशीनरी के लिए कराया, हम आगे समझेंगे इसको, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वो रिपेयर का खर्चा हम लोग दिखाते हैं सीधा रिपेयर्स बोल के, हम लोग उसको मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। इसका रीजन हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर समझेंगे। अभी बेसिक्स में बहुत सारी चीजें बाकी है, एक ही बार में आप सब नहीं समझ जाओगे, धीरे 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 समझना। डन? क्लियर 6? आज के लिए हम लोग इसको यहीं रोकेंगे, हम लोग वापस कल मिलेंगे सुबह सुबह और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं, बाय बाय, टाटा बाय। रीड करके आना, कल रिवाइज करके आना, जितना आज पढ़ा है रोज रोज रिवाइज करना है, आधी घंटा टाइम देना है क्लास के डिस्कशन को हमेशा, सब बच्चों को, चाहे आप लाइव करो, पेन ड्राइव करो, गूगल ड्राइव करो, प्लीज गिव टाइम टू स्टडीज। डन, बाय बाय। ऑनलाइन बाय बाय, सागर एंड अपूर्व बाय बाय।